नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही है टारगेट सीरीज, स्पेशली पेपर 2 को लेकर, और उसमें हम बात कर रहे हैं। कल हमने बात करी थी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर पेपर सेकंड के अंदर, स्पेशली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर जो आपके मानव विकास सूचकांक सिलेबस में लिखा हुआ है उसके ऊपर बात करी थी। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, और वो है 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से ये जाना जाता है। और ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, इनमें ज्यादातर प्रश्न फैक्चुअल आता है। कौन सा मॉडल है, क्या लक्ष्य रखा गया था, क्या प्राप्ति हुई थी, क्या इसका उद्देश्य था, तो उसी के आधार पर ही आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और बहुत सिस्टमेटिकली जो है वो चीज़ों को यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप संभवतः उन चीज़ों को समझेंगे, और कोशिश करना है कि उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि एक पेज के अंदर सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो जाए। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर 2025 की जो भर्ती है उसका एग्जाम आपके 5 और 6 अप्रैल को है, तो उसी के संदर्भ में टारगेट सीरीज पेपर 2 के लिए अपनी चल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेज जो रहेगी उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर आने वाले टाइम में विषयवार जो है वो चलने वाले हैं। फिलहाल जो 5 विषय ऐसी रहेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी, इन 5 विषयों की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी थ्योरी क्लासे अपन लेकर चलेंगे। यहाँ पर थ्योरी क्लासे मैं आपको करवाने वाला हूँ जो भी ये रहेगी। बाकी भी जैसे कि आपको घनश्याम सर के द्वारा पॉलिटी की क्लासें ली जा रही है, और भी जो टीचर्स एमसीक्यू बैच के अंदर, उन सब के द्वारा पेपर सेकंड के प्रत्येक विषय के आपके इसी प्रकार से थ्योरी क्लासें भी ली जाएगी। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत की पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, ये 1951 से लेकर 2017 तक क्या होती है, आपके चलती है। अब 1951 से ये शुरुआत होती है और 2017 तक ये चलती है। बीच में अवकाश काल भी आता है 3 बार, वो भी हम बात करेंगे। 2017 के बाद में मोदी जी के द्वारा यहाँ से जो है वो प्रत्येक वर्ष के अंदर जो है वो योजना लाई गई, यार फिर उसको हम वार्षिक योजना भी कह सकते हैं, वो आ गई है। अभी पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई है। योजना आयोग चल रहा था, वो पंचवर्षीय योजना को एक प्रकार से पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहा था। बाद में नीति आयोग आ गया, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है वो योजनाएं बनाई जाने लगी। 1951 के अंदर ये आई थी, लेकिन 1951 से पहले का भी कुछ इतिहास रहा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये किस प्रकार से भारत के अंदर प्रवेश करता है, और भारत के अंदर कब से जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत होती है। ऑल ओवर हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्व के स्तर के ऊपर आपके पंचवर्षीय योजनाओं का उद्गम किस प्रकार से हुआ था, तो यह किस देश से ली गई थी, या फिर कौन सा ऐसा देश था जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रकार से शुरुआत की गई थी। तो भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है, पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ये कहां से लिया गया था, सोवियत संघ के लिए के द्वारा ली गई थी। तो सोवियत संघ जो है, चूंकि यहाँ पर भूतपूर्व लिखा हुआ है, क्योंकि यूएसएसआर, ठीक है ना, जिसको हम सोवियत संघ भी कहते हैं, ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था, बाद में ये लगभग 15 देशों में टूट गया, और सबसे बड़ा देश इसका अभी जो प्रतिनिधित्व देश है वो कौन सा है, रूस को माना जाता है। तो हमने अगर वैसे तो आपकी संभावना यही रहेगी कि ऑप्शन में सोवियत संघ ही लिखा हुआ आएगा कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत में कहां से ली गई, सोवियत संघ से ली गई। बाकी अगर रूस भी आ जाए तो भी वो गलत मत कर देना है, रूस मान लेना है। दूसरा, विश्व के अंदर इसके जनक किसको माना जाता है, तो विश्व के अंदर इसके जनक कौन है, तो इसके जनक सोवियत संघ के एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था, जोसेफ स्टालिन नाम के एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा विश्व के अंदर पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं को बताया गया था। इसी वजह से 1928 के अंदर रूस के अंदर क्या किया जाता है, पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जाता है। तो पहला देश कौन था, क्योंकि यहाँ पर रूस लिखा हुआ है, वैसे तरीके से यूएसएसआर या फिर आपके सोवियत संघ होना चाहिए था, कि पहली बार 1928 के अंदर सोवियत संघ के द्वारा क्या किया गया था, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था। विश्व के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसको माना जाता है, जोसेफ स्टालिन को माना जाता है, जो कि अपने आप में ही कहां से है, सोवियत संघ से संबंध रखते हैं। भारत के अंदर भी पंचवर्षीय योजनाएं कहां से लाई गई थी, सोवियत संघ से ही लाई जाती है। भारत के अंदर इसका विकास किस प्रकार से होता है, भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं चूंकि 1951 से पहली बार आती है, लेकिन उससे पहले का इतिहास क्या रहा है, तो वो एक सीक्वेंस के रूप में मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि सबसे पहले 1934 के अंदर एम विश्वेश्वरैया जो है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए एक प्लान्ड इकोनॉमी किस प्रकार से की जा सकती है। और इसमें इन्होंने एक 10 वर्ष का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया था, कि 10 वर्षों का एक मतलब, जैसे कि आज की तारीख में एक आगे आने वाले 10 वर्षों में क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए जो है इन्होंने एक जो है वो क्या किया था, कार्यक्रम इस पुस्तक के अंदर प्रस्तुत किया था। फिर बाद में 10 तो नहीं, 5 वर्ष के लिए तो लागू हुआ ही था। और इन्हें भारतीय नियोजन का अग्रदूत माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि एम विश्वेश्वरैया जो है, इनको भारतीय नियोजन
के अग्रदूत के रूप में भी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, 10 साल का इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, 1934 की ये बात आती है। फिर बात आगे बढ़ती है और 4 साल प्लस में जाते हैं, यानी कि 4 साल आगे चलते हैं तो 1938 के अंदर राष्ट्रीय योजना समिति आती है और ये स्पेशली कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? आपके हरिपुरा के अंदर अधिवेशन होता है और उस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस की पहल के ऊपर इसका गठन किया जाता है। किसका? राष्ट्रीय योजना समिति का। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। तो नेहरू की अध्यक्षता के अंदर राष्ट्रीय योजना समिति बनती है 1938 के अंदर, जो कहीं ना कहीं इसी पंचवर्षीय योजना की एक प्रकार से नींव को तैयार कर रही थी। ये इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे बात जाती है और बात आगे पहुंच जाती है +6, यानी कि 6 वर्ष बाद में बात आगे पहुंचती है और 6 वर्ष बाद में 1944 के अंदर एक प्लान लाया जाता है जिसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान क्या था? तो इसमें मुंबई के जो 8 उद्योगपति थे बड़े बड़े, इनके द्वारा एक 15 वर्ष का एक योजनाओं का क्या लाया गया था? प्लान पेश किया गया था कि 15 वर्ष तक जो है वो हम इस प्रकार से आने वाले समय में काम कर सकते हैं। ये बॉम्बे प्लान के नाम से 1944 के अंदर लाया जाता है। फिर आगे चलते हैं तो 1944 के अंदर ही गांधीवादी योजना लाई जाती है और गांधीवादी जो योजना है ये नारायण अग्रवाल के द्वारा कृषि और कुटीर उद्योगों के ऊपर स्पेशली आधारित थी, जो एक प्रकार से पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में काम करती है। फिर 1945 के अंदर जन योजना जो है ये लाई जाती है और जन योजना जो है ये एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है कि हम किस प्रकार से जनताओं के हित के लिए एक प्रकार की पंचवर्षीय योजना आधार पर ही हम योजना चला सकते हैं। फिर 1950 के अंदर सर्वोदय योजना लाई जाती है, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जेपी नारायण के द्वारा जो है वो लाई जाती है और ये भी कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाओं के नींव के रूप में ही कार्य करती है। ये ऐतिहासिक जो है वो एक प्रकार से विकास क्रम रहा है भारत के अंदर योजनाओं का, ठीक है ना। तो ये ऑल ओवर जो है वो योजनाओं का एक प्रकार से विकास क्रम था। भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं के जनक के रूप में अगर हम माने कि इसके जनक के रूप में कौन से व्यक्ति है जिनको हम पंचवर्षीय योजनाओं का जनक मान सकते हैं, तो आधुनिक जो भारत है उसमें आधुनिक भारत के अंदर जो नियोजन के जनक थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके श्रीमान जवाहरलाल जो नेहरू है, इनको भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं का जनक माना जाता है, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करवाने का और इस प्रकार से इनको कार्यान्वयन करवाने का काम जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इनको जनक माना जा सकता है बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैसे अगर हम बात करें तो सांख्यिकी के जो जनक है वो पीसी महालनोबिस है और उनको भारतीय सांख्यिकी और द्वितीय योजना के मॉडल के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी माना जा सकता है, क्योंकि वो हम आगे भी और देख लेंगे। यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के जनक के रूप में आपको फिलहाल जो है वो जवाहरलाल नेहरू को ध्यान में रखना है। देखिए एक आता है आपके क्योंकि इसके लिए कुछ जो है वो आपके एक प्रकार से संस्थाएं भी बनी थी जो इस पंचवर्षीय योजना को एक प्रकार से लागू करने वाली थी, और उसमें एक सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट संस्था कौन सी थी? वो थी योजना आयोग। योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 के दिन की जाती है, इंपॉर्टेंट है। और कैसी नियोग समिति जो है उस समिति की सिफारिश के ऊपर इसकी स्थापना की जाती है। इसकी प्रकृति कैसी रहती है? तो ये एक गैर संवैधानिक जो है वो निकाय है और एक परामर्शदात्री निकाय था, है नहीं था, क्योंकि अभी जो है वो ये है नहीं। गैर संवैधानिक का मतलब क्या है कि योजना आयोग का कहीं पर भी संविधान में उल्लेख नहीं था, ये एक प्रकार से जो है वो मौखिक रूप से स्थापित की गई थी मंत्रिमंडल के द्वारा, तो गैर संवैधानिक थी। दूसरा ये परामर्शदात्री थी, यानी कि ये केवल परामर्श देने के लिए थी, देने के लिए ही थी, यानी कि इसका कोई भी जो डिसीजन है उसको एक प्रकार से बाध्यकारी नहीं था सरकार के ऊपर कि उसको लागू करे ही करे, तो ये केवल परामर्शदात्री थी, गैर संवैधानिक थी। इसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो इसका अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जो है भारत के, वो इस योजना आयोग के अध्यक्ष होने वाले थे। ये इस प्रकार से योजना आयोग था। एक समिति, एक और आपके संस्था आती है जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसके रूप में ये एनडीसी के रूप में जानी जाती है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 के दिन की जाती है। कब होती है? 6 अगस्त 1952 की इसकी स्थापना होती है। इसका मेन काम क्या था एनडीसी का? तो इसका मेन काम था पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, और इसी वजह से इसको सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको सुपर कैबिनेट जो है इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपके एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है, इसके द्वारा फाइनल अंतिम जो स्वीकृति है वो कौन देती थी? एनडीसी ही देती थी। इस वजह से इसका एक अलग ही और इंपॉर्टेंट जो है महत्व आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके नीति आयोग। नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 के दिन आ जाता है, योजना आयोग को खत्म करके और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ जाता है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो यह भी एक प्रकार का गैर संवैधानिक संस्थान है और यह एक प्रकार का
सहकारी संघवाद के ऊपर काम करता है और बॉटम अप दृष्टिकोण के ऊपर काम करता है। ये दो चीजें ध्यान रखना है। बॉटम अप का मतलब क्या है, निचले लेवल से एक प्रकार से बेस जो है वो आपके लेवल से चलेगा और ऊपर की तरफ ये आपके विकास का काम करता है। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है कि इसमें राज्यों को भी जो है वो उतना ही महत्व दिया गया है जितना का आपके संघ का या फिर केंद्र का। इसी वजह से ये सहकारी संघवाद के ऊपर कार्य करता है। तो वर्तमान में नीति आयोग है जिसके द्वारा वार्षिक योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है, और या फिर तैयार की जा रही है। और पहले आपके योजना आयोग था जिसके द्वारा 5 ईयर प्लान जो है ये तैयार किया जा रहा था। अब 5 ईयर प्लान भी नहीं रहा और आपके योजना आयोग भी नहीं रहा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो अंतिम स्वीकृति देती थी, इस वजह से इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था। अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिकली पंचवर्षीय योजनाओं की, जो टोटल कितनी थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी 1951 से लेकर 2017 तक। उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल से, विस्तार से और सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपके प्रश्न जो है वो डायरेक्टली और सीधे आएंगे, टू द पॉइंट प्रश्न आने वाले हैं। इसी वजह से आपका फोकस जो है वो मेन चीजों के ऊपर होना चाहिए। जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा उनको मैं अलग से जो है वो हाईलाइट भी कर दूंगा। जैसे देखिए, सबसे पहले आपके सामने है प्रथम पंचवर्षीय योजना, और पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, 1951 से लेकर 1956। ये पहली पंचवर्षीय योजना का जो है वो टाइम पीरियड था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना और जो शरणार्थी की जो समस्या है उसका समाधान करना। क्योंकि भारत के अंदर 1951 के समय में मेनली जो है वो एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा जो है वो हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं बिजनेस था, या फिर हमारा सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। एग्रीकल्चर को ही सबसे पहले एक प्रकार से बढ़ावा देने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस में किसको रखा गया, वो रखा गया आपके एग्रीकल्चर को। और एग्रीकल्चर के साथ साथ में शरणार्थी की समस्या, क्योंकि उस समय देश आजाद हुआ ही था और ऐसा समस्या आ रही थी कि जो उस समय का आपके पूर्वी जो पाकिस्तान था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां से और आपके पश्चिमी जो पाकिस्तान है, वहां के जो लोग हैं वो भारत के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, शरणार्थी के रूप में यहाँ पर शरण ले रहे थे। उस समस्या को खत्म करना था और दूसरा कृषि क्षेत्र का विकास करना था। इन दो उद्देश्य के साथ में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। इसमें कौन सा मॉडल काम में लिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें आपके हेरोड जो आपके डोमर मॉडल है, इसका प्रयोग किया गया था। ये आपको डायरेक्टली मॉडल जो है वो पूछा जा सकता है। मिलान का भी प्रश्न आ सकता है कि एक तरफ आपको मॉडल दे दे और दूसरी तरफ आपको पंचवर्षीय योजना दे दे। इसमें रणनीति क्या अपनाई गई थी कि इसमें मेनली हम सिंचाई के ऊपर और बिजली की जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर भारी सार्वजनिक निवेश करेंगे, जिसकी वजह से कृषि जो क्षेत्र है उसका विकास हो सकेगा। ये इसमें मेनली रणनीति अपनाई गई थी। और इसमें लक्ष्य और प्राप्ति कितनी कितनी रखी जाती है, तो इसमें लक्ष्य जो है वो 2.1% का रखा गया था और रियल में जो प्राप्ति हुई थी वो 3.6% हुई थी। यानी कि ये कहीं ना कहीं सफल जो है वो क्या थी, पंचवर्षीय योजना थी। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना हमारी यहाँ पर सफल रही थी, जिसका एक मोटा मोटा जो है वो आपको यहाँ पर कारण पता चल रहा है। ठीक है, उपलब्धि या फिर परिणाम क्या रहा कि यह योजना कैसी रही, आपके सफल योजना रही। और इसमें भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जो बांध है इनका निर्माण हुआ था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ही निर्माण होता है। फिर आती है आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है यह आपके 1956 से लेकर 1961 के टाइम पीरियड में रहती है, जिसमें मुख्य उद्देश्य के रूप में किसको रखा जाता है कि अब हम कृषि से आगे बढ़ेंगे और एग्रीकल्चर के बाद में अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है उद्योग, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और तीव्र जो औद्योगिकीकरण है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा और जो सार्वजनिक क्षेत्र है इस सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो गवर्नमेंट थी उसका दृष्टिकोण बदल गया और एग्रीकल्चर से सीधे कहां पर पहुंच गए, इंडस्ट्री के ऊपर, उद्योग पे पहुंच गए और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने का इसमें मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। इसमें कौन सा मॉडल जो है वो अपनाया जाता है, तो पीसी महालनोबिस जो है इस मॉडल को इसमें अपनाया जाता है। और इसको हम कहीं ना कहीं चार क्षेत्रीय जो मॉडल है वो भी कहते हैं। चार क्षेत्रीय के अंदर जैसे कि एक एग्रीकल्चर हो गया, एक आपके इंडस्ट्री हो गया, एक आपके सर्विस हो गया और एक विशेष जो क्षेत्र जिसके अंदर विशेष जो है वो ज्ञान की जो है वो बात की जाती है। तो इस प्रकार से चार क्षेत्रीय मॉडल था। आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि पीसी महालनोबिस जो मॉडल है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर आता है। इसमें क्या रणनीति अपनाई गई थी कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भारी उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए और आयात जो है उसको प्रतिस्थापन करना है। यानी कि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं विदेशों से उसको प्रतिस्थापित करो और भारत के ही जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये इसके अंदर क्या रखा गया था, मेन रणनीति जो है वो रखी गई थी। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था, 4.5% का इसमें लक्ष्य रखा गया था और इसमें प्राप्ति कितनी होती है, 4.3% की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य रखा गया था उसके इर्द गिर्द जो है वो प्राप्ति हो चुकी थी और इसी वजह से इसको हम सफल जो है वो आपके पंचवर्षीय योजना के रूप में हम मान सकते हैं।
तो इसमें क्या उपलब्धि रही भाई, जो उद्देश्य थे उसके अकॉर्डिंग जो रणनीति अपनाई गई थी उस आधार पर क्या हमें परिणाम मिले थे, क्या इसकी उपलब्धि हुई थी। तो इस दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के अंदर जो स्टील प्लांट थे वो स्थापित किए गए थे, जिसको हम आरबीडी के नाम से याद भी रखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरबीडी, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, इनकी स्थापना की जाती है। इसको हम राजभीरू दुबे के नाम से भी याद रखते हैं, राजभीरू और दुबे के नाम से भी याद रखते हैं कि राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित होता है, भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से होता है, तत्कालीन यूएसएसआर, और आपके जो दुर्गापुर है ये आपके ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित होता है। एक 1955 में है, दो 1959 के हैं, ठीक है। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर स्थापित होते हैं। यह योजना आर्थिक रूप से जो है वो औसत रही थी, एवरेज रही थी अगर हम बात करें तो, या फिर वैसे जो है वो सफल के अंदर इसको काउंट कर सकते हैं। तो 1951 से लेकर 1900 आपके 56 तक पहली आ जाती है, दूसरी 56 से लेकर 61 आ जाती है, तीसरी जो है वो आपके 61 से लेकर और 66 तक चलती है, जिसको हम कहते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से लेकर 66 तक आती है। इसमें मेन उद्देश्य क्या रखा गया था कि जब हमने कृषि की बात कर ली, हमने उद्योग की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, आत्मनिर्भरता की बात करेंगे कि अब हमें हमारी अर्थव्यवस्था को इंडिपेंडेंट बनाना है, अन्य किसी देश के ऊपर जो है वो आश्रित नहीं रखना है, हमें आत्मनिर्भर बनाना है। और इसमें कौन सा मॉडल जो है वो अपनाया गया था, तो इसमें मेनली सैंडी मॉडल, चक्रवर्ती और महालनोबिस जो है, इसका तीनों का ही प्रभाव इसमें देखने को मिलता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और इसके अंदर मेनली जो रणनीति है वो कौन सी रणनीति इसके अंदर अपनाई गई थी, इसमें एग्रीकल्चर और उद्योग, इन दोनों का संतुलित विकास होगा। यानी कि पहली में एग्रीकल्चर थी, दूसरी के अंदर इंडस्ट्री आया, और तीसरी के अंदर एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, दोनों को एक साथ संतुलित कर दिया। जब ये संतुलित रहेगा तो ऑल ओवर हमारा आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ेगी, ये इसके अंदर उद्देश्य के रूप में रखा जाता है। इसके लिए ये रणनीति अपनाई गई कि हम कृषि और उद्योग दोनों का संतुलित विकास इसमें करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या लक्ष्य रखा जाता है और क्या प्राप्ति होती है, तो इसमें 5.6% का लक्ष्य रखा जाता है, और प्राप्ति कितनी होती है इसके अंदर 2.8 की होती है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो 5.6 से 2.8 बहुत, मतलब कि जो टारगेट रखा उसका 50% ही प्राप्ति हुई थी। इस वजह से ये सफल नहीं मानी जाती है। इसका क्या परिणाम रहा था, जो उद्देश्य रखे, जो रणनीति अपनाई थी, उसके आधार पर यह क्या रही थी, एक विफल परियोजना रही थी, जिसके कुछ कारण थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने के सबसे बड़े कारण थे, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था आपके 61 से लेकर 66, और इस टाइम पीरियड में 1962 के अंदर चीन के साथ में भारत का युद्ध होता है, और 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है, और साथ साथ में भीषण सूखा भी पड़ जाता है। इन तीन बड़ी जो घटनाएं हुई थी, इसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हमारे लक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं हुए, और इस वजह से यह बहुत बड़ी विफल परियोजना में से शामिल होती है, हो जाती है, या फिर विफल परियोजना के रूप में जानी जाती है। अब देखिए 1966 तक की हमारे बात आ गई थी, और फिर 1966 के बाद में आता है आपके योजनाओं का अवकाश काल, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्रथम योजना अवकाश। और प्रथम योजना अवकाश जो है ये टाइम पीरियड रहता है 1966 से लेकर 1969 तक, यानी कि ये 3 वर्ष का क्या रहता है, प्रथम योजना का अवकाश रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं। इसका मेनली कारण क्या था इस अवकाश का, तो इसका एक कारण तो ये था क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी ये क्या हुई थी, विफल हो गई थी, एक तो ये कारण था। दूसरा, हाल ही में युद्ध हुए थे दो बड़े बड़े, इस वजह से भारत के पास में आने वाले 5 साल के लिए एक बड़ा फंड नहीं था कि हम ऐसा बड़ा पैसा लगा दे और आगे की रणनीति जो है वो तय कर ले। और तीसरा कि आपके जो है वो भीषण सूखा भी पड़ा था, तो एग्रीकल्चर को वापस रिवाइव करना बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट था। ये 3 बड़े इसमें जो है वो कारण आ जाते हैं, और इन कारण की वजह से इसमें क्या रणनीति अपनाई गई थी, तो इसमें कहा गया कि इस दौरान हम एक वार्षिक योजना लाएंगे। तो 3 वार्षिक योजनाएं जो है वो इसके अंदर लेकर आते हैं। कितनी? 3 वार्षिक योजनाएं जो है वो इसमें लेकर आते हैं, और तीनों वार्षिक योजनाओं के तहत जो है वो इसको चलाया जाएगा। और इन वार्षिक योजनाओं के दौरान 1966-67 में एक प्रमुख घटना होती है जिसको हम हरित क्रांति के रूप में जानते हैं, क्योंकि इस दौरान हरित क्रांति जो है वो इस वार्षिक योजनाओं में एक सबसे जो है वो अच्छा वाला कदम था भारत सरकार का, और उसकी वजह से खाद्यान्न की जो समस्या थी वो खत्म हुई, और खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो एकदम से बढ़ गया, और भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों के ऊपर आश्रित था वो आश्रितता खत्म हुई, और भारत आत्मनिर्भर बना किसके मामले में, खाद्यान्न के मामले में। तो जब योजना का पहला अवकाश था 66 से लेकर 69 तक 3 वर्ष का, उस दौरान 3 साल तक वार्षिक योजना ही लाई गई, 66 में 67 और आपके 68 में, यानी कि 66 से लेकर 67, फिर 67 68 68 69 की, ठीक है ना। और इस दौरान हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत हो जाती है, और जैसे ही ये थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो भारत सरकार के द्वारा फिर चौथी पंचवर्षीय योजना लाई जाती है। 3 के बाद में फिर चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है।
और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से ही स्टार्ट होगी, जो कि 74 तक आपके ये पंचवर्षीय योजना चलती है। इसके अंदर मेनली उद्देश्य क्या रखा गया था कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गया था इतने भीषण अकाल से, युद्धों से। इसकी वजह से ये कहा गया कि हमें मेनली किसके ऊपर फोकस करना है, स्थिरता के ऊपर फोकस करना है, यानी कि स्टेबिलिटी रहना बहुत जरूरी है और स्थिरता के साथ साथ में हमें विकास और आत्मनिर्भरता इन दोनों के ऊपर काम करना है, लेकिन स्थिरता हमारा मेन क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल अपनाया गया था, इसको कहा जाता है गॉडगिल फॉर्मूला। गॉडगिल फॉर्मूला भी कह लीजिए, या फिर इसमें अशोक रुद्र और आपके एएस मन्ने, इन दोनों ने मिलकर जो है वो गॉडगिल फॉर्मूले को इसमें अपनाया गया था। इसमें क्या रणनीति अपनाई गई थी स्थिरता के लिए, तो इसमें कहा गया कि जो कृषि का विकास हो रहा है उस कृषि के विकास के लिए हमें आधुनिक तकनीक और हरित क्रांति जो है इसका विस्तार करना होगा, क्योंकि पहला जो अवकाश था योजनाओं का उस दौरान हरित क्रांति आती है और उसी का ही विस्तार की बात की जाती है चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो कौन सी थी, आधुनिक तकनीक, यानी कि जो नवीन टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग किया जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा जाता है, 5.7% का टारगेट रखा जाता है और प्राप्ति कितनी होती है, 3.3 होती है। अगेन उतनी ज्यादा जो है वो प्राप्ति नहीं हुई थी जितना टारगेट रखा गया था। इस दौरान क्या क्या उपलब्धियां या फिर क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए थे, तो इसमें एक मेन काम किया गया था, जो 14 आपके बैंक थे उनका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था, 1969 के अंदर ये होता है, ठीक है। और दूसरा, इसी दौरान पहला परमाणु परीक्षण भी किया जाता है 1974 के अंदर, और परमाणु परीक्षण करते ही विश्व के विभिन्न जो देश थे, अमेरिका जैसे देश थे, उनकी नजरों में भारत आता है, कई सारे सैंक्शंस लगते हैं और उस वजह से माना जा सकता है कि ये परियोजना कहीं ना कहीं जो है वो विफल रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद में चौथी खत्म होती है तो फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है, और पांचवी पंचवर्षीय जो योजना है इसकी अगर हम बात करें तो यह 1974 से लेकर 1978 तक चलती है। इस पंचवर्षीय योजना में मेनली उद्देश्य कौन सा रखा जाता है, वो रखा जाता है गरीबी हटाओ, और दूसरा रखा जाता है आत्मनिर्भरता, यानी कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है और गरीबी को हटाने का। इसमें यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो पांचवी का था। और इसमें कौन सा मॉडल जो है वो अपनाया जाता है, तो डीपी धर का मॉडल इसमें अपनाया जाता है, डीपी धर मॉडल इसमें अपनाया जाता है। क्या रणनीति अपनाई जाती है गरीबी हटाने के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है वो आपके एमएनपी कार्यक्रम जो है वो इसमें शुरुआत की जाती है। इसमें क्या लक्ष्य और क्या प्राप्ति होती है, तो लक्ष्य इसमें रखे जाते हैं 4.4% के, कि भाई हम इतनी जो है वो वृद्धि कर लेंगे, इतनी हमें ये टारगेट रखेंगे। लेकिन प्राप्ति कितनी हो जाती है, 4.4 से 4.8 हो जाती है, यानी कि जो टारगेट रखा था उससे ज्यादा की प्राप्ति हुई है। इसी वजह से इस योजना की अगर हम बात करें तो लक्ष्य से ज्यादा इसमें क्या हुई थी, हमें वृद्धि की प्राप्ति होती है। और 1978 के समय में ही इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बेसिकली टाइम पीरियड जो था उससे पहले ही इसको बंद कर दिया गया, 1978 में ही, समय से पहले ही इसको बंद कर दिया गया। उसका एक कारण था, वो मेनली कारण क्या था, क्योंकि कारण ये नहीं था, ये अपनी पुस्तक आ रही है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए आपके एसआई का एग्जाम जो होगा उस एग्जाम के अंदर 99.99 संभावना यही है कि नया वाला जो बजट और नई वाली जो आर्थिक समीक्षा है यहां से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा आपके केंद्र सरकार का, चूंकि आपके अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, और इस भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपके प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो गिने चुने प्रश्न आने वाले हैं वो तो मैं वैसे ही करवा ही रहा हूं आपको बिल्कुल। और ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक से आपको वो वाली चीजें कवर हो जाएगी जो करंट बेस पूछी जाएगी, जिसमें केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2025-26 जो अभी जारी हुई है 31 तारीख को, और ये आपके बजट 2026-27 का, इसमें आपको पूरा का पूरा सारांश मिलने वाला है। आरएस और पीएसआई के लिए ये विशेष संस्करण रहने वाला है, सिलेक्शन बुक के नाम से ये बुक आपको संभावना है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर मार्केट में मिल जाएगी। दूसरा, ये तो पहला संस्करण है ही अपना, पहली बार ही अपन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अलग अलग कर रहे हैं। अब तक राजस्थान के साथ में ही हम इंडिया वाला जारी कर रहे थे, लेकिन इस बार चौथे संस्करण के अंदर राजस्थान को और इंडिया को अलग अलग कर दिया है, और चतुर्थ संस्करण के अंदर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को अलग रखा गया है 2025-26 की, जो संभावना है कि आपको 10 जनवरी के दिन मिल जाएगी सरकार के द्वारा, और बजट 11 तारीख को मिल जाएगा। तो 15 तारीख तक अपनी ये वाली किताब जो है ये भी आपको मिल जाएगी। ये भी आरएस और पीएसआई के लिए विशेष संस्करण रहने वाला है। तो ये दो पुस्तकें ऐसी है जो आपके एसआई के एग्जाम के अंदर ये मानकर चलिए कि लगभग 12 से 15 क्वेश्चन को क्या करने वाली है, कवर करने वाली है। इसीलिए इन दोनों पुस्तकों को लाकर अच्छे से घोट के पी जाना। जो टॉपिक ऐसे हैं जहां से कोर इकोनॉमी वाले प्रश्न आएंगे वो मैं वैसे ही आपको करवा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे थे कि इसको 1978 में ही बंद कर दिया गया था, और उसका कारण क्या था, तो वो कारण यहाँ पर आपको नजर आएगा।
द्वितीय योजना अवकाश काल और दूसरा योजना का अवकाश काल जो था वो आपका 1978 से लेकर 1980 के टाइम पीरियड में था, जो कि 2 वर्ष का योजना अवकाश माना जाता है। और इसको हम अनवरत जो है वो आपके योजना के नाम से भी जानते हैं कि यानी कि जिस टाइम पीरियड में कोई योजना नहीं थी। जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण यह था चूंकि केंद्र सरकार जो थी वो बदल चुकी थी, यानी कि केंद्र के अंदर जो सत्ता थी वो परिवर्तन हो गया था और कांग्रेस की जगह पर जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। जैसे ही सरकार चेंज हुई, उसने उस पंचवर्षीय योजना के प्लान को बोला कि इसको साइड में करो, हम हमारे हिसाब से लेकर आएंगे। और 1978 में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त करके और फिर 2 वर्ष के लिए आपके वार्षिक योजना लाई जाती है 78 और 80 तक, ठीक है। और इसमें कौन सा मॉडल जो है वो अपनाया जाता है किसमें? द्वितीय योजना अवकाश के अंदर। तो इसके अंदर गुनार मॉडल जो है, इसका एक रोलिंग प्लान सिद्धांत जो है उसके ऊपर ये पूरी तरह से आधारित थी। ये आप ध्यान रख सकते हो कि रोलिंग प्लान जो है वो किसमें अपनाया गया था? तो वो दूसरे आपकी योजना अवकाश के अंदर अपनाया गया था। इसमें क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो हर साल योजना के प्रदर्शन की इसमें समीक्षा की जाएगी, ये इसमें रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइम पीरियड में आपका योजना का अवकाश था। फिर आती है 5 के बाद में छठी पंचवर्षीय योजना, वापिस शुरुआत हो जाती है क्योंकि 2 साल ही सरकार चलती है मोरारजी देसाई की और सरकार गिर जाती है। गिरने के बाद में वापस कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आ जाती है। जैसे ही सत्ता में आती है तो 80 से वापस पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है और 1980 से लेकर और आपके 1985 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चलती है? आपके 6 नंबर वाली छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो चल जाती है। अगेन छठी पंचवर्षीय योजना में मेनली उद्देश्य रखा जाता है गरीबी का निवारण। और एक इंपॉर्टेंट दूसरा शब्द आता है, वो आता है रोजगार। पहली बार रोजगार शब्द का उल्लेख हुआ है और छठी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि भाई रोजगार के ऊपर फोकस करें। कौन सा मॉडल इसमें अपनाया गया था? तो आगत निर्गत जो मॉडल है, इस मॉडल को मेनली इसके अंदर अपनाया जाता है। क्या रणनीति रखी गई थी रोजगार के लिए? तो IRDP जो है, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे जो कि विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन जो है उसको कार्यक्रम जो है उनको मजबूती जो है वो प्रदान करने वाले थे। इसमें लक्ष्य क्या रखा जाता है? तो 5.2% का लक्ष्य रखा जाता है और प्राप्ति कितनी होती है? इसमें 5.7 की होती है, यानी कि अगेन एक बार फिर से लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति हुई और सफलता इसमें जो है वो मिलती है, यानी कि ये छठी पंचवर्षीय योजना हमारे सफल रहती है। इस दौरान एक प्रमुख संस्था की स्थापना होती है, नाबार्ड की स्थापना होती है, जो कि 1982 के अंदर होती है छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। फिर अगली आती है आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 1985 से लेकर 1990 तक आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना रहती है, जिसमें मुख्य उद्देश्य क्या रखा जाता है? रोजी रखी जाती है, रोटी और उत्पादकता, यानी कि आपके एक तो आमदनी होनी चाहिए, आपके खाने की जो समस्या है वो खत्म होनी चाहिए और उत्पादकता बढ़नी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ में इसको लाया जाता है। और मॉडल कौन सा अपनाया जाता है? जॉन डब्ल्यू और मिलर का मॉडल जो है वो इसमें अपनाया जाता है। ये दो इसमें मॉडल हो जाता है भाई, जॉन डब्ल्यू और मिलर मॉडल इसमें अपनाया जाता है। अब इसके लिए क्या रणनीति रखी जाती है? तो रणनीति रखी जाती है कि हम निजी क्षेत्र जो है इसको प्राथमिकता देंगे और आधुनिकीकरण को अपनाएंगे। पहली बार जो है वो निजी शब्द जो है वो उपयोग में लिया गया था कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचा गया था पहली बार। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 7वीं में, 1985 से 90 के बीच में निजी क्षेत्र की बात की गई। जब बात आई तो लक्ष्य रखा गया 5% का और प्राप्ति कितनी हो गई? इसमें 6% की प्राप्ति होगी। भाई अगेन एक बार फिर से प्लस में रही है, प्लस में रही, इस वजह से ये सफल हो गई। और इस दौरान एक योजना चलाई गई थी, जवाहर रोजगार योजना, जो कि 1989 के अंदर चलाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सफलता इसमें प्राप्त हो जाती है। फिर यहाँ पर अगेन वापस क्या होता है? 1985 से 90, 7वीं के बाद में वापस यहाँ पर क्या आता है? योजना का अवकाश आता है, जिसको तीसरा योजना अवकाश माना जाता है। और ये तृतीय योजना अवकाश जो है, ये टाइम पीरियड आपका 1990 से लेकर 1992 तक रहता है। 2 वर्ष का ये योजना का अवकाश आता है। योजना अवकाश का जो कारण है वो क्या था? तो कारण मेनली यही पता चलता है कि 1990 से 92 के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है वो गिरती है और यहाँ पर एक प्रकार से केंद्र के अंदर जो है वो राजनीतिक अस्थिरता आती है और भुगतान संतुलन जो है इसका भी संकट आता है। क्योंकि उस समय सबसे बड़ा कारण ये था, क्योंकि भारत के अंदर एलपीजी को अपनाया जाता है। आप सभी को पता है कि एलपीजी जो है वो 1991 में हम अपनाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था? एक तो राजनीतिक अस्थिरता थी, दूसरा सेंटर के अंदर जो आपके एक प्रकार से भुगतान जो संतुलन था, यानी कि जो हमारा आयात हो रहा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था आयात, और निर्यात जो था वो बहुत कम था। इसी वजह से पैसे थे ही नहीं सरकार के पास में, तो कहां से प्लानिंग करते। इस वजह से 90 के अंदर जो है वो अवकाश लिया गया, जिसको तीसरा योजना अवकाश कहते हैं। और इस दौरान वार्षिक योजनाएं लाई गई। 1990 से 92 में 2 वार्षिक योजनाएं आती है। और इसके अंदर क्या रणनीति अपनाई गई थी कि हम
उदारीकरण जो है उसकी शुरुआत कर देंगे, लिबरलाइजेशन जो है इसकी शुरुआत कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट घटना इसी दौरान आती है, और वो आती है कि भारत के अंदर पहली बार विदेशी जो कंपनियां हैं इनको क्या किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। और इसके लिए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया जाता है 1991 में। और ये पहली बार हमारी जो यूएसएसआर की तरफ जो झुकाव था वो बदलते हुए अमेरिका की तरफ झुकाव जो है वो यहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ता है एलपीजी के दौरान। ये प्रमुख घटना इसमें होती है। फिर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आई तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आ गई, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक चलती है। जिसमें मेनली उद्देश्य क्या रखा जाता है कि मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर हम फोकस करेंगे। और इस दौरान जो है वो आपके राव और मनमोहन, जो मनमोहन सिंह जी हैं उनके आधार पर ये राव मनमोहन जो मॉडल है ये इसके अंदर अपनाया जाता है। और इसमें क्या रणनीति अपनाई गई थी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो निजीकरण और वैश्वीकरण इनको क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, तो हमें ये उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे। भाई ये किया गया, लक्ष्य रखे गए 5.6% के, और प्राप्ति कितनी हो गई, 6.8% की प्राप्ति हो गई। यानी कि बहुत अच्छा इसमें जो है वो एक प्रकार से सफलता प्राप्त हुई, और ये काफी सफल जो है वो एक प्रकार से पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। और इसी दौरान भारत जो है वो WTO का सदस्य भी बनता है। कब, इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन जाता है। फिर बात आगे बढ़ती है और 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चलती है, जिसमें मुख्य उद्देश्य रखा जाता है सामाजिक न्याय को और रखा जाता है समानता को। यानी कि सभी के साथ में न्याय होना चाहिए और समानता आनी चाहिए। जिसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम कृषि और ग्रामीण जो विकास है इसको प्राथमिकता देंगे। पहली बार ग्रामीण विकास शब्द का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हम ग्रामीण विकास को बढ़ावा देंगे, जिससे कि समानता आएगी, सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी। और इसमें रखा जाता है लक्ष्य 6.5% का, और प्राप्ति कितनी हो जाती है, प्राप्ति इसके अंदर जो है वो 5.4 की होती है। यानी कि प्राप्ति थोड़ी सी कम रहती है। इसी वजह से इस योजना को माना जाता है विफल योजना। इसका एक मुख्य कारण ये भी रहता है कि इस दौरान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या आती है, मंदी आती है। अमेरिका जैसे जो देश थे वहां पर मंदी का असर देखने को मिला था, तो भारत पर तो नॉर्मल था कि भाई असर पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आती है आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना, और वो आती है आपके 2002 से लेकर 2007। और इस दौरान भी मंदी की जो है वो चीज देखने को मिलती है। इसमें उद्देश्य रखा गया था कि हम प्रति व्यक्ति जो आय है इसको 10 वर्ष के अंदर क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे पर कैपिटा इनकम को। जिसके लिए लक्ष्य रखे गए थे 8% के, और प्राप्ति कितनी होती है आपके 7.6% की इसमें प्राप्ति होती है। क्या उपलब्धि या फिर क्या परिणाम रहा, तो गरीबी जो अनुपात था उसके अंदर कमी आई, और उच्च साक्षरता इसके अंदर देखने को यहाँ पर क्या होती है, मिलती है। 10 के बाद में अगली देखिए ये अपना आ जाता है कोर्स, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि अपने सब इंस्पेक्टर 2025 जिसका एग्जाम आने वाला है उसके लिए आप सभी के लिए चलाया जा रहा है एसआई के लिए MCQ एक बैच, जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है। जिसमें अभी पेपर के समय में आपको MCQ बैच के माध्यम से क्लासें लगवाई जा रही है, जो कि पूरे के पूरी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो है वो MCQ इसमें करवाए जा रहे हैं व्याख्या के साथ में। दूसरा, इसमें फिजिकल के समय आपको टिप्स दी जाएगी, लाइव जुड़ेंगे, बाद में आराम से जो बच्चे पेपर पास कर लेंगे उन सबको टेलीग्राम पे भी जोड़ देंगे, और कोर्स के माध्यम से भी क्लासें दे देंगे। इंटरव्यू के माध्यम से, जिसमें आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू करवाएंगे जहां पर भी आप रहोगे वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑल ओवर ये चीजें इसमें रहेगी। जीके और जीएस पेपर सेकंड के लिए ये केवल है, लेकिन फिर भी आपको ये 2 चीजें एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएगी। पेपर केवल सेकंड ही इसमें मिलेगा, जीके जीएस। यहाँ पर आपको गाइडेंस क्लासें मिल रही है निरंतर रूप से। स्पेशल क्लासेस, जैसे कि स्पेशल क्लासों का मतलब हो गया ये जो आज की क्लास है या फिर इसी प्रकार की जो क्लासें और आएगी, इन सब का कंटेंट, चाहे ये वाली PDF हो, चाहे आप प्रिंट निकालना चाहो तो प्रिंट वाले नोट्स भी आपको स्पेशल क्लासेज वाला जो फोल्डर है उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक विषय के इसमें आपको टॉपिक वाइज MCQ करवाए जाएंगे, जिनके आपको पूरे के पूरे विषय के एक साथ MCQ की ई नोट्स जो है वो भी अपलोड किए जा रहे हैं अभी, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको SI के एग्जाम से पहले मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, जो कि एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। पेपर सेकंड का ही मॉडल पेपर इसमें हम करवाएंगे, और सभी क्लासेज जो है उसके आपको प्रिंटेबल नोट्स भी दिए जाएंगे। VSR01 ये कूपन कोड आप अगर यूज करते हैं तो आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना क्वालिटी एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहां पर जाकर आराम से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर जाकर MCQ बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगली आती है आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपके 2007 से लेकर 2012 के बीच में चलती है।
इस पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा जाता है तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ये इसका मेनली क्या आता है, उद्देश्य आता है। और इसमें कौन सा मॉडल अपनाया जाता है, तो सी रंगराजन का मॉडल अपनाया जाता है। और इसमें लक्ष्य रखा जाता है आपके 9% का, और प्राप्ति कितनी होती है इसके अंदर, 8% होती है। ज्यादा कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एवरेज जो है वो इस योजना को मान सकते हैं, जो कि आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से लेकर 2012। इनके ये उद्देश्य जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपकी 2012 से लेकर 2017 तक रहती है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर था। 2007 से 2012 11वीं है, और 2012 से लेकर 2017 तक जो है वो आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है। चूंकि ये 2017 में इसी बीच में आपके मोदी जी जो है वो आ जाते हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार आ जाती है, सरकार बदल जाती है केंद्र में, और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक लास्ट चलाई जाती है। और इसमें मेनली उद्देश्य रखा जाता है तीव्र, अधिक समावेशी विकास और धारणीय विकास की इसमें बात की जाती है। इसमें जो लक्ष्य रखा जाता है वो रखा जाता है आपके 8% का, और प्राप्ति जो होती है वो आपके 6.8% की इसमें प्राप्ति होती है। यह हमारी अंतिम योजना थी जो पंचवर्षीय योजना के रूप में थी। इसी बीच में 2015 के अंदर आपके नीति आयोग आ जाता है, और उसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है आपके योजना आयोग को, और फिर यहाँ से शुरुआत हो जाती है वार्षिक योजनाओं की। यानी कि इसके बाद में जो योजनाएं आई थी वो सारी की सारी वार्षिक हो गई। और अब आप देख ही रहे हैं कि 1 फरवरी के दिन बजट आ रहा है, और हर वर्ष की जो है वो आपके वार्षिक योजनाएं जो है वो चल रही है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस, जिसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर जुड़कर विभिन्न प्रकार की जानकारियां यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, इस क्लास की जो पीडीएफ है और प्रिंटेबल जो नोट्स है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो वो आपको एमसीक्यू बैच के अंदर स्पेशल क्लास का जो फोल्डर है वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेबल वाले और ये क्लास वाले, दोनों के दोनों। ठीक है ना, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास थी, जो कि 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ी हुई थी। पेपर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था, एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार के जो भी टॉपिक हैं उनके ऊपर हम निरंतर रूप से क्लास लेते रहेंगे। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताना है, घबराना नहीं है, बढ़िया से अपनी तैयारी करते जाना है। बहुत जल्द आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो पुस्तक है वो अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। राजस्थान ज्योग्राफी की अगले 4-5 दिन लग जाएंगे उसको आने में, और इंडिया इकोनॉमी की पुस्तक आपको 2-3 दिन में अगले वाले में मिल जाएगी। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो लास्ट टाइम में पढ़ना होती है वो सारी की सारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिलहाल अपन इस क्लास को इतना ही रखते हैं, आने वाले समय में और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।